दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको मैं एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ, जलियांवाला हत्याकांड की परिस्थितियां क्या थीं, किन परिस्थितियों के कारण वहां पर ये इतना बड़ा जघन्य अपराध अंग्रेज़ों ने किया। दोस्तों, भारत आज़ादी की अंगड़ाई ले रहा था और भारत जो था उस समय लगभग पूरे देश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थीं और अंग्रेज़ों की ये नीतियाँ थीं कि जो भी राष्ट्रवादी शक्तियाँ जिस क्षेत्र में उठ रही हैं वहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति थी। इसके पहले आपने देखा होगा कि 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, लेकिन बाद में फिर उन्हें उसका एकीकरण करना पड़ा। ठीक यही स्थितियां पंजाब में थी। पंजाब में भी इस समय बहुत ही राष्ट्रवादी शक्तियां जो थीं, देशभक्त जो थे, क्रांतिकारी थे, बहुत ही संख्या में भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर संघर्ष कर रहे थे। मदन लाल ढींगरा को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, 19 साल के बच्चे ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम दिया। भगत सिंह आपने सुना, और गदर पार्टी के जितने भी सदस्य थे लगभग सभी वो पंजाब से जुड़े हुए थे। दोस्तों, आज मैं आपको जलियांवाला हत्याकांड के बारे में बताता हूँ। जलियांवाला हत्याकांड क्या था कि अंग्रेज़ों ने एक कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को उन्होंने पास किया और रॉलेट एक्ट जो था इसमें नो अपील और नो दलील। ना तो आप कोई दलील दे सकते हैं, ना आपको अपील कर सकते हैं और ना ही आप उस पर कुछ कर सकते हैं। नो अपील, नो दलील और नो अपील भी आप नहीं कर सकते हैं। इस आंदोलन का विरोध किया गया, इस कानून का बहुत ज़बरदस्त विरोध किया गया और इस विरोध में थोड़ा सा हिंसात्मक कार्रवाई भी क्रांतिकारियों ने की। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो भी लोग थे पंजाब के, अमृतसर के जितने भी लोग थे, उनको ज़मीन पर रेंग कर चलना पड़ता था। उस खड़े होकर नहीं चल सकते थे, पैदल नहीं चल सकते थे, ज़मीन पर घुटनों के बल उनको रेंग कर, पेट के बल उनको रेंग कर चलना पड़ता था। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं थीं उन तक को भी ये सब करना पड़ता था। इस वजह से इसका विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और इस विरोध में वहाँ के जो नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उन्होंने इसका जगह जगह पे विरोध किया और उनको नज़रबंद कर दिया गया। उनको 10 अप्रैल 1919 को नज़रबंद कर दिया गया। 2 दिन बाद 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। उस ज़माने में लोग मेला देखने आते थे, दूर दराज गाँवों से, ग्रामीण अंचलों से मेला देखने आया करते थे। और वो जब मेला देखने के लिए आते थे, रात में बैलगाड़ियों से आते थे, दिन में आते थे, रात वहीं रुकते थे, अगले दिन सब फिर निकल जाते थे। वो परिस्थितियाँ थी कि वो जब मेले देखने आए और रात में रुके तो रुकने के लिए उन्होंने जलियांवाला बाग ही समझा कि ये अच्छी जगह है, यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर ठहरते हैं। अगले दिन वहाँ पर एक सभा हो गई। उस सभा में जो लोग ठहरे थे, बच्चे, बूढ़े और जवान, महिलाएं, बच्चे सभी थे वहाँ पर। माइकल ओडायर जो था वो पंजाब का गवर्नर था। माइकल ओडायर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इस कुचक्र को दमन करने के लिए, क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए जनरल जो था, माइकल ओडायर दूसरा व्यक्ति है, जनरल डायर दूसरा व्यक्ति है। जनरल डायर को उसने नियुक्त किया कि आप पंजाब में शांति व्यवस्था बनाइए और किसी भी तरह बनाइए, एनी हाउ कुछ भी करना पड़े आपको, जो आप उसको फ्री हैंड कर दिया। जनरल डायर जो था, जब वहाँ पे सभा हो रही थी तो जब वहाँ पे सभा हुई तो इसकी सूचना हंसराज एक व्यक्ति था, हंसराज नामक एक व्यक्ति था, जिसको रायज़ादा की खिताब भी दिया गया था। वह अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, उसने जाके सूचना अंग्रेज़ों को दे दी। अंग्रेज़ों को जब उसने सूचना दी कि वहाँ पर मीटिंग चल रही है तो जनरल डायर जो था अपने सैनिकों के साथ, बख्तरबंद वाहनों के साथ, तोपों के साथ जो था वो बाग में पहुँचा। तोपें तो बाग में नहीं पहुँच सकी क्योंकि उसका गेट छोटा था, लेकिन सैनिक जो थे वो बाग के अंदर पहुँच गए। सैनिक जो बाग के अंदर पहुँचे, उन्होंने बिना ही कोई अल्टीमेटम दिए ही, बिना ही उनको पूर्व सूचना दिए ही सीधे शूट आउट कर दिया। उस शूट आउट में हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। जान बचाने के लिए बच्चे जो थे, वहाँ पे एक कुआं था पानी पीने के लिए, उस कुएं में कूद गए। सैकड़ों की संख्या में वो लोग कुएं में कूद गए। परिणाम स्वरूप दम घुटने से उनकी मृत्यु हुई। आज भी जलियांवाले बाग में कभी आपको जाने का अवसर मिले तो देखिएगा कि दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। दोस्तों, उस घटना में चश्मदीद गवाह के रूप में ऊधम सिंह मौजूद थे। ये ऊधम सिंह जो थे, ये वही हैं जिन्होंने लंदन में जाकर माइकल ओडायर को मारा। ऊधम सिंह अनाथ थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। इनकी माँ और पिता जो थे वो बचपन में ख़त्म हो गए। ये और इनका भाई मुक्ता सिंह एक अनाथ आश्रम में रहे। बाद में जब ये थोड़ा बड़े हुए तो ये भी जैसी हवा, जैसा वातावरण
जैसी परिस्थितियाँ उसके अनुसार ढलते गए और ये भी क्रांतिकारी हो गए। और बाद में 1925 में ये गदर पार्टी में शामिल हो गए। गदर पार्टी के बारे में आपको और बता दूं, गदर पार्टी वो पहली पार्टी है जिसने भारत को गुलाम भारत में एक स्वतंत्र सरकार बनाई। राजा महेंद्र सिंह थे, इन्होंने अफगानिस्तान में 1915 में एक स्वतंत्र सरकार बनाई। इस स्वतंत्र सरकार को विश्व के कई देशों ने मान्यताएं दी, जैसे अफगानिस्तान, तुर्की, इन्होंने भारत उस सरकार को मान्यता भी दी थी। गदर पार्टी में शामिल हो गए और ये कई बार अपने छद्म नामों से इन्होंने अमेरिका, ब्राज़ील, अफ्रीका की यात्राएं की। जब ये इन्होंने उस समय कसम खाई थी कि मैं जनरल ओडायर को मारूंगा, और ये जब वापस हिंदुस्तान लौटे तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से, ये छद्म नाम से ये इंग्लैंड पहुँचे और इंग्लैंड में वहाँ एक उन्होंने कमरा लिया, मकान के किराए पे रहने लगे और वहाँ जो जितने भी गदर पार्टी के लोग थे और जो भी भारतीय मूल के लोग थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनसे संपर्क बनाया। वहाँ पे एक सूरत अली जी थे, उनसे मुलाकात की, जो कॉमरेड थे, वहाँ उनको साधन संसाधन उपलब्ध कराए गए और वो छद्म नाम से राम मोहम्मद आज़ाद के नाम से वहाँ पर रहने लगे। एक मकान किराए पे लिया, एक कार खरीदी जनरल ओडायर का पीछा करने के लिए। दोस्तों, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में गोली मारी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल डायर तो अपनी स्वतः मौत, जो उसकी खुद स्वाभाविक मौत से मरा, 1927 में उसको पैरालिसिस हो गया था पूरे शरीर में और अन्य कई बीमारियां हो गई थी। तो जनरल डायर तो 1927 में ही मर गया था। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था, जिसने जनरल डायर की नियुक्ति की थी। कई मौके ऐसे आए जब आसानी से उधम सिंह जनरल डायर को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। जेल में जब 1925 के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और कई बार पिस्तौल रखने के आरोप में, कई दूसरी क्रांतिकारी घटनाओं के आरोप इनको लाहौर जेल में रखा गया। यहाँ पर उनकी मुलाकात भारत के बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह से हुई। भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। भगत सिंह भी साम्राज्यवाद का विरोध करते थे और समाजवाद को मानते थे। भगत सिंह की तरह उधम सिंह भी जो इनका साम्राज्यवाद का विरोध करते थे और समाजवाद को मानते थे। ये दोनों ही कुछ समय एक साथ रहे और क्रांतिकारी गतिविधियों में रहे। प्रभावित होने के बाद भगत सिंह को तो फांसी दे दी गई 1931 में, और उनकी फांसी के बाद 31 अक्टूबर 1931 को जब ये जेल से छूटे तो इन्होंने विदेशों की यात्राएं की और लंदन पहुँचे। लंदन पहुँचने के बाद एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जब मीटिंग हो रही थी तो माइकल ओ डायर आया और जब वो अपना भाषण दे रहा था, उसी समय उधम सिंह ने वहाँ पर शूट आउट कर दिया और माइकल ओ डायर मारा गया। उसके साथ में 2 सहयोगी मारे गए। जब ये इस घटना की सूचना हिंदुस्तान में पहुंची तो हिंदुस्तान के लोग खुशी से झूम उठे कि हमने आज अपना बदला ले लिया। और इसमें जो हमारे सुभाष बाबू थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, एक साम्राज्यवाद की जो ताबूत है उसमें एक कील और ठोक दी गई है। और जो हमारे बापू, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने इस घटना का बड़ा विरोध किया। यह ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, हमें हिंसा नहीं अपनानी चाहिए थी। कुल मिलाकर अलग अलग व्यू आए, लेकिन मैं इस घटना को भारतीय होने के कारण मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने जो किया सही किया। और जब उनको अपने मौका दिया गया जेल में, जब उनका कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल के दौरान जज ने उन्हें अपना वक्तव्य अपनी सफाई देने का कहा। तो उन्होंने कहा मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, मैंने मेरी मातृभूमि का ऋण चुकाया, मैंने उन निरीह महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का ऋण उतारा जो निर्दोष थे, जो रात विश्राम करने के बाद वहाँ रुके हुए थे। उन पर निहत्तों पर इनके गोलियां चलाई गई, इसका मैंने आज बदला लिया। दोस्तों, 13 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई और एक क्रांतिकारी जो था वो शहीद हो गया, मातृभूमि पर चढ़ गया, हंसते हंसते फांसी को फंदा चूम लिया। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।